दोस्तों एक लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है। वो भयंकर रूप से घायल हो जाता है। उसको शहर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में ले जाने की कोशिश की जाती है, लेकिन खुद उस लड़के का बाप उसे उस हॉस्पिटल में ले जाने से मना कर देता है। सारे लोग उसको समझाते हैं कि क्यों अपने बेटे के जान के दुश्मन बने हुए हो, लेकिन वो जिद पर ही अड़ा रहा। वो मानता ही नहीं, क्योंकि उसकी बहू उस हॉस्पिटल में काम करती थी। वो कहता है कि मेरा बेटा मर जाएगा, लेकिन मैं उसके सामने नहीं जाऊंगा, उस हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगा। अब सारे लोग समझाते हैं, लेकिन वो अपनी जिद पर ही अड़ा रहा और उसकी हालत गंभीर होती गई और देखते ही देखते वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन दोस्तों सवाल ये है, आखिर क्यों वो व्यक्ति अपनी जिद के आगे अपने बेटे की जिंदगी तक को दांव पर लगा देता है? आखिर उसकी बहू से क्या दुश्मनी थी? आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों एक कहानी है मध्य प्रदेश के गुना डिस्ट्रिक्ट की। उस लड़के का नाम सागर होता है। सागर की शादी गुना के ही एक लड़की जिसका नाम दिव्या होता है उससे बहुत ही धूमधाम तरीके से हुई थी। 3-4 महीने तक पति पत्नी बहुत ही प्यार और मोहब्बत से घर में रहते थे, खुशियों का माहौल था। लेकिन 4 महीनों के बाद पता चलता है कि उसकी शादी जो है वो धोखे से हुई है, क्योंकि शादी से पहले दिव्या के घर वालों ने सागर के घर वालों को बताया था कि उनकी लड़की जो है उसने बीएससी तक की पढ़ाई कर रखी है और यही सोचकर उन लोगों ने शादी की थी। सागर जो है वो एक लेखपाल की सरकारी नौकरी करता था और ये सोचकर जो उसके पिताजी थे, सागर के पिताजी जिनका नाम प्रेमनाथ होता है, वो सोचते हैं कि बहू आएगी तो उसने बीएससी कर ही रखी है, कोई कोर्स करवा दूंगा तो उसकी भी नौकरी कहीं जुगाड़ से लगवा दूंगा। लेकिन दोस्तों जब 3-4 महीने के बाद वो बहू से कहते हैं कि जरा अपने मायके से अपनी डिग्री मंगवा लो, हम तुम्हारा कहीं फॉर्म भरने वाले हैं, तो कहती है कि मैंने तो सिर्फ 12वीं तक की पढ़ाई की है। अब जो उसके ससुर प्रेमनाथ होते हैं वो पूछते हैं क्या बात कर रहे हो, तुमने बीएससी नहीं की हुई है क्या? तो दिव्या कहती है कि नहीं, मैंने तो सिर्फ 12वीं तक की पढ़ाई की है। अब दोस्तों इतना सुनने के बाद तो जैसे मानो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। कहता है कि हम लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा किया तुम्हारे बाप ने, एक अनपढ़ से मेरे लड़के की शादी करवा दी। अब इस पर दिव्या कहती है कि मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मैंने भी 12वीं तक की पढ़ाई कर रखी है। तो इस पर प्रेमनाथ कहते हैं कि 12वीं तक का क्या मतलब होता है, इससे कौन सी तुम्हें नौकरी मिल जाएगी? तो दिव्या कहती है नौकरी करने की जरूरत क्या है, जब ये लेखपाल हैं ही हैं तो फिर मैं घर संभालूंगी या नौकरी करूंगी। तो प्रेमनाथ कहता है कि मैं ये सब नहीं जानता, मैंने तो बिना दहेज के इसीलिए शादी कर ली कि तुम इतनी पढ़ी लिखी हो और तुम्हारे बाप ने मुझसे झूठ बोला है। तो दिव्या कहती है कि ठीक है, मेरे माता पिता की जितनी हैसियत थी उन्होंने मुझे उतना पढ़ाया, बीएससी में भी उन्होंने नाम लिखवाया था, लेकिन किसी कारण बस वो मेरी पढ़ाई नहीं करवा सके। लेकिन आप लोगों का शौक है, बड़ी अच्छी बात है, मुझे भी पढ़ने का शौक है, तो आप लोग ही मेरा नाम कहीं लिखवा दीजिए, मैं पढ़ लूंगी, अभी कौन सा टाइम निकल गया है। तो उसका ससुर कहता है कि क्या मैं यही करता रहूंगा, मैंने कोई धर्मशाला खोल रखा है क्या? अब तुम्हारी मैं 10 साल तुम्हें पढ़ाऊं, उसके बाद तुम्हारी नौकरी लगवाऊं। तो इस पर दिव्या जो है वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर मेरे पिताजी ने दहेज नहीं दिया तो क्या अब मुझसे नौकरी करवा के आप मुझसे दहेज के पैसे वसूलोगे क्या? तो इस पर उसका ससुर कहता है कि तुमने सही सोचा, अब या तो तुम 5 लाख रुपए लेकर आओ या फिर अपनी डिग्री लेकर आओ या फिर इस घर से चली जाओ। अब दोस्तों ये सब बातें सागर भी सुन रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपने बाप के सामने कुछ बोल दे। वो दिव्या को बहुत चाहता था और दिव्या के साथ जो बर्ताव किया जा रहा था वो उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं था। उसको अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। अब दिव्या जो है वो सोच में पड़ जाती है कि मैं क्या करूं। वो अपने घर पर जब फोन लगा के ये बात अपने पिताजी से कहती है तो उसके पिताजी पूरी तरीके से गुस्सा हो जाते हैं। वहां से वो 8-10 आदमी लेकर उसके घर पहुंचते हैं और कहते हैं कि हाँ भाई, मेरे बेटी को तुम ऐसे ऐसे कैसे बोले? तो प्रेमनाथ ने कहा कि मैंने कौन सा गलत कह दिया, तुमने 12वीं तक की पढ़ा कर और अपनी बेटी को मेरे घर में भेज दिया, तुम तो कह रहे थे वो बीएससी कर रखी है। तो कुछ लोगों ने बोला, उनके तरफ से जो आए हुए थे, कि भाई शादी विवाह में तो इतना झूठ चलता है, थोड़ा बहुत तो बोला ही जाता है। दोस्तों जो प्रेमनाथ थे वो सबको ही उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। इस पर जो दिव्या के पिताजी थे वो बुरी तरीके से भड़क जाते हैं।
उन दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है, मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। अब दिव्या के पिताजी जो है वो प्रेमनाथ के ऊपर हाथ उठा देते हैं। कहते हैं अगर मैं जानता पहले से कि तुम लोग ऐसे हो, इतने लालची हो, तो अपने बेटी की मैं शादी ही नहीं करता यहाँ पर। तो कहते हैं अभी कौन सा देर हुआ है, अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ। तो कहते हैं हाँ मैं तो अपनी बेटी को ले ही जाऊंगा, लेकिन सोच लेना तुम लोगों को सुकून से रहने नहीं दूंगा। मेरी और मेरे बेटी की बद्दुआ लगेगी तो तुम लोगों का पता नहीं क्या होगा। दोस्तों बहुत ही हंगामा होता है। दोनों सागर के पिताजी और दिव्या के पिताजी दोनों एक दूसरे पर भड़के हुए थे, एक दूसरे की जिंदगी भर शक्ल ना देखने की कसम खाते हैं और उसके बाद वो दिव्या को लिवाकर अपने घर चले जाते हैं। अब दोस्तों मामला बिगड़ जाता है। दिव्या और सागर एक दूसरे को चाहते थे, एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन बापों की नासमझी की वजह से ये दोनों अलग हो जाते हैं। दिव्या जो है बड़ी चिंता में आ जाती है। वो सोचती है कि अगर पढ़ाई की बात है तो 2-3 साल का कोर्स होता है, इसको मैं कर ही लेती हूँ। लेकिन उसके पिताजी कहते हैं कोई फायदा नहीं, मैं तुझे पढ़ाऊंगा जरूर, लेकिन अब उस घर में तो मैं भेजूंगा ही नहीं, चाहे जो हो जाए। उसके बाद वो दिव्या को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भेज देते हैं नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए। वो जीएनएम में अपना एडमिशन लेती है। दोस्तों 3-4 साल के कोर्स के बाद उसका जीएनएम पूरा होता है और एक नर्स की डिग्री हासिल करती है और गुना ही आ जाती है और एक सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल में वो नौकरी करने लगती है। बहुत ही जिम्मेदारी से, बहुत ही समझदारी से, और वो बहुत ही मेहनत से पढ़ाई की हुई थी, तो लगभग एक डॉक्टर के बराबर ही वो ड्यूटी करती है और वो हॉस्पिटल में मरीजों के बीच, डॉक्टरों के बीच खासी लोकप्रिय हो जाती है। बहुत ही जिम्मेदारी से अपना काम करने लगती है। इधर जो सागर होता है वो अपनी नौकरी करता है, लेकिन अपने पिताजी के डर की वजह से उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो जाके दिव्या से मुलाकात करे, उससे बात करे। 4 सालों में इन दोनों के बीच कोई कांटेक्ट नहीं होता। दिव्या अपनी जगह पर, सागर अपनी जगह पर। दोस्तों तभी एक दिन सागर अपनी ड्यूटी के लिए तहसील पर जा रहा था और तभी उसका घर के पास ही एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। एक डंपर की चपेट में आ जाता है और वहीं पर वो गिर जाता है। उसकी बाइक टूट फूट जाती है, चकनाचूर हो जाती है, उसे भी गंभीर चोट आती है, अफरा तफरी मच जाती है। तुरंत उसके घर वाले वहाँ पर पहुँचते हैं। सारे लोग उसको लेकर कहाँ जाएं। तो सभी जो थे वो उसी हॉस्पिटल को रिकमेंड कर रहे थे जहाँ पर दिव्या काम कर रही थी। लेकिन जो सागर का बाप होता है प्रेमनाथ, वो कहता है कुछ भी हो जाए, मेरा बेटा मर जाए, लेकिन मैं उसकी बेटी का शक्ल नहीं देखूंगा, उस हॉस्पिटल में जाऊंगा ही नहीं। अब सारे लोग समझाते हैं कि अरे यार तुम उसकी बेटी कहकर क्या बात कर रहे हो, है तो तुम्हारी बहू भी, इसकी पत्नी भी है, और कुछ भी हो लेकिन अपने बेटे की तुम्हें जान प्यारी है कि या दुश्मनी प्यारी है। वो बोलता है कुछ भी हो जाए, मैं कुछ भी सहने को तैयार हूँ, देखने को कुछ भी तैयार हूँ, लेकिन उस हॉस्पिटल में नहीं जाऊँगा, उसके बेटी का एहसान मुझे नहीं लेना है। अब दोस्तों आधे घंटे तो इसी में बीत गए और प्रेमनाथ की जिद के आगे लोग सागर को दूसरे अस्पताल में लेकर जाते हैं, जहाँ पर गेट से ही उसे मना कर दिया जाता है। फिर वो दूसरे में ले जाते हैं, वहाँ भी मना कर दिया जाता है। अब घर के लोग परेशान थे, जो उनके भाई पटीदार लोग थे, जो उनके परिचित थे, वो भी परेशान हो जाते हैं। अब वो लोग प्रेमनाथ की बात मानने को तैयार नहीं थे। सागर की हालत खराब होती जा रही थी। वो उसको उसी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं जहाँ पर दिव्या नर्स का काम कर रही थी। कार से उतारते हैं और उसके बाद तुरंत एक स्ट्रेचर पर लादते हैं और स्ट्रेचर पर लेकर उसको अंदर इमरजेंसी में लेकर भागते हैं। तभी दिव्या जो है वो देखती है कि ये तो हमारे ही जान पहचान वाले हैं, इधर कहाँ आ रहे हैं। फिर वो जाकर दौड़कर वहाँ पर देखती है तो उसका देवर स्ट्रेचर पकड़े हुए खड़ा था, खून से लथपथ था। वो पूछती है कौन है ये, तो कहती है भाभी ये भैया हैं, एक्सीडेंट हो गया है। दोस्तों जब चेहरे से रुमाल उठाकर शक्ल देखती है, दिव्या जो है वो रोने बिलखने लगती है। लेकिन ये रोने का वक्त नहीं था, तुरंत वो काम में लग जाती है। 2 मिनट के अंदर सारे डॉक्टरों को इकट्ठा कर लेती है
और सागर का इलाज शुरू होता है। ज़्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। तुरंत उसको ब्लड वगैरह चढ़ाया जाता है। दिव्या जो है आंसू बहाते हुए, आंसू पोंछते हुए इधर उधर भागती है, दौड़ती है और उसके इलाज का बंदोबस्त करवाती है। सारे लोग देखते हैं, आपस में खुसर पुसर करते हैं कि बताओ इतनी अच्छी ये लड़की है। अब दोस्तों यहाँ से भी उसको रेफ़र ही कर दिया जाता, लेकिन वो तो दिव्या की वजह से उसका वहाँ पर इलाज शुरू होता है। और अक्सर ऐसा होता है कि हॉस्पिटल वाले बिना सोचे समझे कहीं और रेफ़र कर देते हैं और रास्ते में जाते जाते मरीज़ की मौत हो जाती है। ऐसा अक्सर देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर दिव्या थी तो उसको एडमिट किया जाता है और उसका इलाज होता है तो उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन आगे के इलाज के लिए उसे भोपाल जाना पड़ता है। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के लिए डॉक्टर लोग रेफ़र कर देते हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेजों में भी जाना और सही इलाज करवा पाना इतना आसान नहीं होता है। अगर कोई जान पहचान ना हो, कोई पकड़ ना हो तो बहुत ही मुश्किल होती है। ये सब ने देखा है अपनी जीवन में, कभी ना कभी सब ने महसूस किया है। तो जब सागर को वहाँ पर रेफ़र कर देते हैं तो दिव्या जो है अपने डॉक्टरों से, जो उस हॉस्पिटल के डॉक्टर होते हैं, वो गांधी मेडिकल कॉलेज में भी पढ़े हुए थे, तो वहाँ से उनसे कहकर वो सिफारिश लगवाती है मेडिकल कॉलेज में सही इलाज और समय पर इलाज हो, इसके लिए वो वहाँ पर बात करवाती है। दोस्तों उसके बाद खुद एम्बुलेंस में बैठकर और सागर के साथ वो गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के लिए जाती है। परिवार के भी सदस्य जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद उसका इलाज शुरू होता है और मेडिकल कॉलेज में 3-4 दिनों के इलाज के बाद आखिरकार सागर को होश आता है, अपनी आंखें खोलता है तो अपने सामने वो दिव्या को देखता है। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। अपना हाथ उठाकर उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है। दिव्या जो है वो भांप जाती है, उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कैसे हो आप। तो वो इशारों में बताता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। अब दोस्तों अभी तक सारे लोग असमंजस की स्थिति में थे, लेकिन जैसे ही सागर को होश आता है ये बात गेट पर बैठे हुए लोगों को बताई जाती है। उसके जो पिताजी होते हैं प्रेमनाथ जी, वो भी दौड़े दौड़े आते हैं अपने बेटे के पास और बेटा उनको देखता है और उसके बाद दिव्या को देखता है। वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था, लेकिन प्रेमनाथ जी सामने खड़े थे तो इसीलिए वो दिव्या का हाथ छोड़ देता है, जिसे देखकर प्रेमनाथ जो है फपक कर रोने लगते हैं। वो बैठ जाते हैं वहीं पर और सागर का हाथ अपने बहू के हाथ में देते हुए हाथ जोड़ लेते हैं। दिव्या से कहते हैं कि बेटा मुझे माफ़ करना, मुझसे बड़ी गलती हो गई। अगर तुम नहीं होती, जैसा मैंने सोचा था वैसे भी अगर तुम ही सोचती तो शायद ये आज नहीं बचता। सागर के 1-2 ऑपरेशन हुए और 1 महीने में लगभग 50% वो ठीक हो जाता है। उसके बाद सागर को घर पर लाया जाता है, लेकिन घर पहुंचने से कुछ ही दूर पहले जो दिव्या थी एम्बुलेंस से उतर जाती है, वो अपने घर के लिए जाने लगती है। तभी प्रेमनाथ जी कहते हैं कि बेटा कहाँ जा रही हो तुम। तो कहती है मैं जा रही हूँ, अपने घर पे जा रही हूँ। वो कहते नहीं ऐसा मत करो, मेरे घर पे चलो, अपने घर पे चलो तुम। तो दिव्या कहती है कि ये संभव नहीं है, जब तक मेरे पिताजी नहीं कहेंगे मैं उस घर में नहीं जा सकती। अब दोस्तों प्रेमनाथ के सामने आंसू बहाने के अलावा और कुछ नहीं बचा था। फिलहाल सागर को घर पहुंचाया जाता है और उसके बाद प्रेमनाथ, उनकी पत्नी और 1-2 लोग आते हैं दिव्या के घर पे। दिव्या अपने घर पर ही रहती है। शाम का वक्त था, उसके पिताजी बैठे हुए थे कुर्सी पर। वो दौड़ कर जाते हैं और उनके गले से लग जाते हैं, उनके छाती से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। कहते हैं कि भाई साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप लोगों को समझा नहीं, अपने बहू को मैं नहीं समझा, और अगर आप मुझे इस जन्म में माफ़ नहीं करेंगे तो पता नहीं कितने जन्मों तक मेरी अंतरात्मा मुझे कोसती रहेगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आप लोगों को समझा नहीं, माफ़ कर दीजिए हमको। अब उनकी जो पत्नी थी वो भी हाथ जोड़ती हैं कि भाई साहब माफ़ कर दीजिए, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। तो कहते हैं कोई बात नहीं, गलती तो इंसानों से ही होती है। उसके बाद दोस्तों सब लोग एक होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। अगले दिन फिर दिव्या की वहाँ से विदाई होती है, वो अपने घर आती है और सागर की देखभाल करती है। 1 महीने और लगते हैं, सागर पूरी तरीके से
ठीक हो जाता है। अब जो है प्रेमनाथ जी कहते हैं कि बेटा आपको नौकरी करना हो तो करो, नहीं करना हो तो कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों उसने JNM का कोर्स कर रखा था। उसने बोला कि बाबूजी कोई बात नहीं, क्या पता आपके ही बातों की वजह से मैंने ये कोर्स किया और मैंने ये नौकरी की और मेरे नौकरी की ही वजह से क्या पता इनकी जान बच पाई। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, किसी का कोई दोष नहीं है। मुझे नौकरी करना है वो तो मैं करती ही रहूंगी, क्योंकि मैं नौकरी करते करते जान गई हूं कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो दोस्तों ये रही कहानी, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।